अभियान में सिर्फ महात्मा गांधी का ही पिक्चर था, बाबा साहब का पिक्चर क्यों जोड़ा गया? ऐसा नहीं है कि अच्छा एक था दो कर लें, दो है इसको तीन कब होगा जैसा आप सवाल कर रहे हैं। विचारधारा के आधार पर हम लोगों की लड़ाई, जनसुराज की लड़ाई भाजपा से है, और विचारधारा के आधार पर भाजपा से कौन लोग लड़ रहे हैं? तो अगर आप चुनाव के आंकड़े देखेंगे तो बिहार में और पूरे देश में भाजपा जिन सीटों पर चुनाव लड़ती है उनको करीब करीब 40% वोट आता है। पूरे देश में भाजपा को 40% वोट आया है जिन सीटों पर वो चुनाव लड़े। तो मुसलमान तो भाजपा को वोट देता नहीं है। 80% हिंदुओं के आबादी वाले देश में अगर भाजपा को 40% वोट मिलता है तो इसका मतलब है कि करीब करीब आधा हिंदू भाजपा को वोट दे रहा है और आधा हिंदू भाजपा को वोट नहीं दे रहा है। अब आपको ये समझने की बात है कि वो कौन हिंदू हैं जो भाजपा को वोट नहीं देते। आप लोग चूंकि बिहार में पत्रकारिता करते हैं तो इसको आप जाति के नजरिए से देखते हैं कि भाई यादव समाज के लोग नहीं दे रहे हैं कि दलित नहीं दे रहा है। हम लोग उसको विचारधारा के आधार पर देखते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदू आज भी भाजपा को वोट नहीं देते। जो गांधी के विचारधारा को मानने वाला हिंदू है वो किसी भी जाति का हो वो भाजपा को वोट नहीं देता। जो बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाला हिंदू है वो भी ज्यादातर लोग भाजपा को वोट नहीं देते। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं वो भी चाहे किसी भी जाति के हैं वो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। और चौथा जो लोहिया जयप्रकाश जी के समाजवाद को मानने वाला हिंदू है वो भी किसी जाति का है वो भाजपा को वोट नहीं देता है। तो इन 4 विचारधारा के हिंदू समाज के लोग, इन 4 विचारधारा के मानने वाले लोग अगर मुसलमानों के साथ राजनीतिक और सामाजिक गठजोड़ बना ले तो भाजपा को विचारधारा के आधार पर और जमीन पर चुनौती दी जा सकती है। अब कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा के मानने वाले लोग तो कम्युनिस्ट के दल में हैं तो वो फोटो तो हम लोग लगा नहीं सकते हैं। और समाजवादी पार्टी जो लोहिया और जेपी के मानने वाले लोग हैं वो लोग भी यहाँ दल चला रहे हैं जदयू के नाम पर, तो बच गए 2 लोग। तो हम लोग का ऐसा मानना है कि गांधी और बाबा साहब के विचारधारा के मानने वाले लोग अगर ये साथ में आ जाएं और मुसलमानों के साथ मिलकर एक राजनीतिक सामाजिक गठजोड़ बना ले तो करीब करीब 40% वोट यहाँ मिल सकता है और उसी के आधार पर भाजपा को चुनौती दी जा सकती है, विचारधारा के आधार पर भी और चुनाव में भी। इसलिए 2 पिक्चर है, इसलिए नहीं है कि एक था तो 2 कर लिए, 2 है तो 3 कर लिए। इस चुनाव में ऑपरेशन सेतु का क्या असर पड़ेगा? गांधी के विचारधारा को मानने वाले जो भी हिंदू हैं, कौन है ये तो आप ही देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ कि गांधी को के विचारधारा के मानने वाले जो हिंदू हैं वो ऐसा मानते हैं, वो समझते हैं कि वो भाजपा के विचारधारा से उनका इत्तेफाक नहीं है। जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो गांधी के विचारधारा के मानने वाले लोग कहाँ थे? वो कांग्रेस में थे। जो गांधी के विचारधारा को नहीं मानते थे वो कहाँ थे? वो संघ में थे। बात क्लियर है? इसमें आपको क्या नहीं समझ में आ रहा? कहाँ होगा ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको ये मालूम है कि हमको राजनीति किस आधार पर करनी है। विचारधारा के आधार पर हम भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। और अरे आप बात तो सुन लो भाई, आप हिंदू के पुरोधा टीका लगाने से नहीं हो जाइएगा। हमारी आपने सवाल किया उसका जवाब सुनिए। राजनीति जो हम लोग कर रहे हैं, गांधी हिंदू नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू नहीं थे, बाद में बहुत बने हिंदू थे। जो कम्युनिस्ट में लोग हैं वो हिंदू नहीं हैं, जो लोग समाजवादी विचारधारा के वो हिंदू नहीं हैं। हिंदू होने का मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि हम भाजपा का झंडा लेकर घूमेंगे। हमने आपको ये कहा कि विचारधारा के आधार पर जनसुराज की लड़ाई भाजपा से है। तो हम लोग अगर विचारधारा आधारित व्यवस्था बना रहे हैं तो हम लोग का लेगेसी, हम लोग का आइकन कौन होगा? हम लोग का आइकन गांधी होंगे, हम लोग के आइकन जेपी होंगे, हमारे आइकन लोहिया होंगे, हमारे आइकन अंबेडकर होंगे, हमारे आइकन कम्युनिस्ट पार्टी का कोई उस तरह का व्यक्ति होगा वो होगा। लेकिन चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी, समाजवाद के गांधी के लोहिया और जयप्रकाश के मानने वाले लोग
दलगत स्वरूप में काम कर रहे हैं, इसलिए उनका फोटो यहाँ नहीं है। बाबा साहब और गांधी जी जो है ये एक तरह से स्वतंत्र है। आप चाहे आप भी फोटो लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। दूसरे का लगाएंगे तो लोग कहेगा कि हमारा लगा लिया आपने। चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर का क्या असर पड़ेगा सर? कोई असर नहीं पड़ेगा। आप बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, उसकी चर्चा होती रहेगी। उससे बिहार में क्या बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो गई? क्या बिहार से पलायन रुक गया? चलिए सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर क्या 2-4-5 लाख बिहार के लड़कों को आर्मी में नौकरी मिल गई? तो आप लोग किसी भी चीज को किसी चीज से जोड़ देते हैं। भाई देश में पार्लियामेंट है, विधानसभा है और ग्राम सभा है। तीनों क्यों अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है? क्योंकि तीनों को अलग अलग विषयों को डील करना है। पार्लियामेंट का चुनाव हो गया, जनता ने पक्ष और विपक्ष दोनों को चुनकर वहां भेज दिया। उनका काम है विदेश नीति, उनका काम है राष्ट्रीय सुरक्षा। अब जब बिहार का विधानसभा चुनाव होगा तो उस विधानसभा में वो लोग चुनकर जाएंगे जिनका काम होगा कि बिहार में शिक्षा कैसे सुधरे, बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बहाल हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे मिले। उसका ऑपरेशन सिंदूर से क्या लेना देना है? संविधान में राष्ट्रीय सुरक्षा देश का मामला है, बिहार के विधानसभा का मामला नहीं है। अब आप बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर का मुखिया के चुनाव पर क्या असर होगा? अरे भाई मुखिया के चुनाव का विषय गांव और पंचायत की समस्या है। गांव में दरअसल एनडीए के नेता जब जा रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर का भाई मेरे जो लोग ऑपरेशन सिंदूर या इस तरह की राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के किए गए काम को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका चरित्र ही वो आपके सामने है। आप वो देख लीजिए और तय कर लीजिए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें तो पक्ष विपक्ष सारे लोग, चाहे आप किसी पार्टी के वोटर हैं, आपने सबने समर्थन किया सरकार का। और जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो अब झंडा लेकर खाली भाजपा वाले घूम रहे हैं। तिरंगा यात्रा तो अब भाई तिरंगा यात्रा अगर कोई निकालेगा तो देश की जनता निकालेगी। देश की जनता ने समर्थन किया था, तो जब लड़ाई लगी तो देश की जनता, और जब लड़ाई खत्म हुई तब उसका तिरंगा यात्रा पर एक अधिकार भाजपा वाले ने कर लिया, फिर नया तरीका बना लिया है। तो मोदी जी 29 को आ रहे हैं, तो आपको सूचित कर दें कि आपके टैक्स के पैसे से 2-4-10 लाख रुपया आपका और अब मोदी जी के सुरक्षा पर और मीटिंग पर खर्चा होगा। क्योंकि मोदी जी जितने बार बिहार आते हैं तो बिहार को क्या देते हैं नहीं देते हैं तो बाद में गणना होगी। आपके हमारे पैसे से यहाँ आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। अभी मधुबनी में आए थे, पूरे राज्य के पंचायत से जुड़े हुए नेताओं को इकट्ठा किया गया, करोड़ों रुपया बिहार सरकार का खर्चा हुआ है। आप मुजफ्फरपुर में अपने डीएम से जाकर पूछिएगा कि कितना रुपया, आप लोग आरटीआई लगाइए कि कितना रुपया लगाकर मुजफ्फरपुर से चुने हुए प्रतिनिधियों को मधुबनी के सभा में ले जाया गया। और मधुबनी में उन्होंने घोषणा क्या की? मधुबनी में मोदी जी ने घोषणा की, देखिए ऊपर वाला भी है, उनके मुंह से निकला क्या कि सहरसा कहना चाह रहे थे, सहरसा का प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिए, लेकिन कहना ये कहा उन्होंने ये कि सहरसा से गुजरात और महाराष्ट्र जाने के लिए नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी ताकि श्रमिक परिवार, ध्यान दीजिए, श्रमिक परिवार के बच्चों को जाने में सुविधा हो। और यहाँ पत्रकार और लोग, हम लोग ताली बजा रहे हैं कि मोदी जी वंदे भारत देकर गए। वंदे भारत किस लिए दिए हैं कि आपका हमारा बच्चा यहाँ मुजफ्फरपुर से, मधुबनी से, दरभंगा से मजदूर बनकर जाएगा गुजरात में काम करने, तो फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, और आपका हमारा बच्चा जाएगा ट्रेन में बैठ के वहां मजदूरी करने। अब बिहार के लोगों का मत मारा गया, हम लोग ताली बजा रहे हैं कि 4 गो नया ट्रेन खुला है। आप कभी ये सुने हैं कि मोदी जी गुजरात में ये कहे हो कि भाई गुजरात से एक ट्रेन खुलेगी जिससे गुजरात के बच्चे जाएंगे तमिलनाडु महाराष्ट्र में काम करने? अगर मोदी जी ये कह दें तो गुजरात में एक आदमी वोट नहीं देगा। लेकिन बिहार में तो राजनीति इसे पर है कि हमको 2 और ट्रेन खुल जाए ताकि हम लोग के बच्चे जानवर की तरह बैठ के यहाँ से जाए मजदूरी करने। अरे भाई अंग्रेज ने यहाँ से रेलवे लाइन लगाया था, काहे लगाया था रेलवे लाइन? यहाँ से कॉटन और सारा सामान कोयला ढो के ले जाए। अंग्रेज भी पहले जहाज चलाता था। आपके हमारे बिहार के कितने पूर्वज
गए हैं मॉरिशस, फीजी, जाकर वहां मजदूर बनकर मसाला का खेती करने, तो क्या अंग्रेज आपका भला कर रहा था? मोदी जी को यह ना कहना चाहिए था मधुबनी में कि भाई बिहार में चीनी मिल कब चालू होगा, यहाँ पर सीमेंट का फैक्ट्री कब लगेगा, यहाँ स्टील की फैक्ट्री कब लगेगी, कब बिहार के बच्चों का बाहर जाना रुकेगा। तो ये काम ही कह रहे कि बिहार के बच्चों को जाने के लिए और बढ़िया ट्रेन देंगे। तो ये आप लोग तय कर दीजिए कि मोदी जी 29 तारीख को आएंगे तो और बढ़िया आपको क्या अनाउंस करेंगे, सुनिएगा। एक सवाल है कि पारू में आपका सभा था, सभा में घंटों प्रतीक्षा कर रहे जितने भी आपको सुनने वाले लोग थे, जनता थी 97 पारू विधानसभा से लेके साहेबगंज की, तो आगे फिर आप मुजफ्फरपुर के पश्चिमी क्षेत्र में कब जाएंगे? तुरंत आएंगे मेरे भाई, मैंने आते के साथ माफी मांगी। ऐसा नहीं है कि पारू साहेबगंज हम गए नहीं, हम पैदल चले हैं उन गाँव में। आज सभा में लोगों से मिलना था, बात करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई घर चले गए कि खाना खाने चले गए कि कहीं रुक गए। महानार से आते समय भीड़ की वजह से जगह जगह लोगों ने रोक लिया, स्वागत के चक्कर में वो लेट हो गई, कार्यक्रम लेट हो गया। हम पटना से 12:30 बजे चले हैं और महानार 1.5 घंटा लेट पहुंचे हैं भीड़ की वजह से, और फिर महानार से निकलते समय 1.5 घंटा और लेट हो गया, 9 बज गया, इसीलिए यहाँ पर भी लेट से पहुंचे हैं। जल्दी वापस आएंगे, और वैसे भी जब बिहार बदलाव यात्रा के दौरान आएंगे तब तो फिर से हर विधानसभा में यहाँ पर 2-2 दिन रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। बिहार बदलाव यात्रा तो आपको शुरू में बताया कि जो आज से 50 साल पहले जेपी ने संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया, जिसके तहत पूरे देश में सत्ता और कई जगह व्यवस्था का परिवर्तन हुआ। बिहार में आज तक वो परिवर्तन नहीं देखा, वो बदलाव नहीं देखा। तो बिहार की जनता को जाकर ये बता रहे हैं कि ये बदलाव के लिए आपके पास सही समय है। 5 महीने के बाद चुनाव है, एक बार अपने बच्चों के लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर, नाली गली से ऊपर उठकर, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान छोड़कर एक बार बिहार में बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए, नई व्यवस्था बनाने के लिए वोट दीजिए, यही संदेश लेकर जा रहे हैं। मोर्चे की संभावना होती है प्रशांत जी, तो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, एक ही मोर्चा है जिसका नाम है जन सुराज, जनता का मोर्चा। लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। अगर आपका मोर्चा से तात्पर्य किसी गठबंधन से है तो फिर हर सभा में कहा है, मैंने रिपीट कर देता हूं, जन सुराज 243 सीट लड़ेगा, न चुनाव से पहले समझौता, न चुनाव के बाद समझौता। अगर आप भविष्य में सीएम या कोई अन्य पद में जाइएगा तो क्या उस सुविधा का इस्तेमाल करिएगा कि नहीं करिएगा? सुविधा का इस्तेमाल करना एक बात है, और प्रधानमंत्री के तौर पर आकर पूरे बिहार के पंचायत से जुड़े हुए लोगों को बस और पैसा देकर बुलाकर भाषण देना दूसरी बात है। भाई मोदी जी पिछले साल क्यों नहीं आए पंचायती राज के लोगों से मिलने बिहार में? ये इतना समझ आपको होना ना चाहिए भाई। इसी साल बिहार के पंचायती राज के लोगों का चिंता हुआ है, इसी साल किसान के स्वनिधि का पैसा बिहार से जाएगा। अब चुनाव नवंबर के बाद फिर आपको दिखेगा नहीं 2 बरस। आप बताइए 2015 में मोदी जी ने आरा से अनाउंस किया 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं, 90,000 करोड़ दूं कि 1 लाख करोड़ दूं। अच्छा 1,25,000 करोड़ देता हूं, दे दिया। अब आप लोग बताइए कि सरकार केंद्र में मोदी जी की है, एनडीए की है, अब बिहार में भी सरकार एनडीए की है, तब तो 2 ही बात हो सकता है, या तो मोदी जी ने पैसा भेजा नहीं, या फिर पैसा भेजा उनके एनडीए के साथियों ने, जो कि अभी मंगल काल जिन लोगों का चल रहा है, सब लूट लिया पैसा। तीसरा बात तो कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि आपको हमको 1,25,000 करोड़ का कोई काम तो दिख नहीं रहा है बिहार में। आप पत्रकार हैं, अगली बार ये पूछिएगा कि भाई 1,25,000 करोड़ मोदी जी ने भेजा नहीं, आखिर भेजा तुम लोगों ने मिलकर मंगल काल करने के चक्कर में लूट लिया। मंगल पांडे ने आप पर आरोप लगाया, जवाब दिया आपको, हमने कहा हमने कहा कॉटन बैंडेज में बिहार में लूट होता है, ये बात आपको पता है कि नहीं पता? कोरोना काल में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी बिहार में दिखी कि नहीं दिखी? देश में सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट बिहार में कोविड के हुए कि नहीं हुए? और अफरा तफरी मची कि नहीं मची? ऑक्सीजन के अभाव में सबसे ज्यादा लोग तड़फाए कहाँ, मरे कहाँ बिहार में? उस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन था? यही मंगल काल वाले थे। कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हम देख रहे थे,
तो देख रहे, अरे भाई देख रहे थे तो सुनिए, देख ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वास्थ्य मंत्री प्रशांत किशोर नहीं ना थे? स्वास्थ्य मंत्री अरे सुनिए मेरी बात, हम बंगाल में अपना काम कर रहे थे, मंगल पांडे के शब्दों में पैसा कमा रहे थे, मान लीजिए, तो कोई गैर कानूनी काम नहीं ना कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री देश के, बिहार के आप न हैं, बंगला में आप न रहते हैं, टैक्स पेयर के बिहारियों के पैसा से गाड़ी पर आप न चल रहे हैं, तो जवाबदेही आपकी है। आपकी कोई बिहार का लड़का वकील है अभी हार्वर्ड में, तो कहिएगा कि वो हार्वर्ड में पैसा कमा रहा है, तो वही वो अपना काम करने गया है। एक पॉलिटिकल इशू है, बार बार जदयू के नेता नीतीश कुमार के पिता का नाम उछाल रहे हैं, आपको नीतीश जी और उनके परिवार को बड़ा चढ़ी क्यों रहे नहीं, अभी भी है, क्यों बार बार निशांत का नाम आता है, दबता है? मैं देखिए पिछले कई समय से इस बात का उत्तर दे रहा हूँ कि जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, चाहे वो नीतीश जी के लड़के हो या लालू जी के लड़के हो या किसी दूसरे के लड़के हो। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि नीतीश जी के लड़के अभी राजनीति में नहीं हैं, अभी तक कोई औपचारिक घोषणा जदयू की ओर से या नीतीश जी की ओर से या उस बच्चे की ओर से नहीं हुई है। तो बाकी जो चीज चल रहा है वो खाली स्पेकुलेशन है, जिसका कोई महत्व नहीं है, इसीलिए उस पर टिप्पणी नहीं करते हैं। अगर जदयू से या नीतीश जी से या निशांत के द्वारा खुद ऐसा कहा जाएगा कि हम राजनीति में आ रहे हैं, तब उस पर टिप्पणी की जाएगी। भाजपा नेता मनीष कश्यप